हेलो दोस्तों, एरोडाइट कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। साथ ही यहाँ पर हम संविधान के बारे में जान रहे हैं, संविधान के बारे में चर्चा विस्तृत रूप से कर रहे हैं। साथियों, हमारा जो नया चैप्टर शुरू हुआ है वो फंडामेंटल राइट शुरू हुआ है और फंडामेंटल राइट के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ भी चुके हैं। हमने जाना था कि फंडामेंटल राइट जो है उसका इतिहास यानी मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या रहा है, मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से शुरू हुए थे, पहली बार जो है किस देश में मौलिक अधिकारों को दिया गया था। फिर उसके बाद हमने देखा ब्रिटेन में सबसे पहले क्रांति शुरू हुई और सबसे पहले राजा जॉन जो था उसने जो है भारत को जो ब्रिटेन के लोग थे उनको क्या दिया, मौलिक अधिकार दी। उसके बाद अमेरिका, उसके बाद फ्रांस और उसके बाद अमेरिका जो है मौलिक अधिकारों के बारे में वहाँ के संविधानों में भी जो है देखने को मिलता है। साथियों, तो इस तरह से हम जो पढ़ रहे थे कल वो महत्व के बारे में पढ़ रहे थे कि जो भारत के जो मौलिक अधिकार हैं साथियों, कहाँ पर भारत के जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में हैं। कहाँ पर हैं? भाग 3 में। कहाँ से लेकर 12 से लेकर कहाँ तक? 35 तक हैं। कहाँ तक साथियों? भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक हैं। कहाँ से लिए गए साथियों? यूएसए से लिए गए। कहाँ से? यूएसए से। यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिए गए, अमेरिका के संविधान से। अब सवाल, अमेरिका के संविधान से तो लिए गए, साथ ही साथ जो भारत के जो महत्व है, भारत में जो हमारा है, भारत में जो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है, इसके महत्व क्या है ये हम कल पढ़ रहे थे। तो महत्व के बारे में हमने पहला पॉइंट जान लिया था कि ये जो है इसको 3 तरह के जो है संरक्षण प्राप्त है। 3 तरह के क्या है? संरक्षण। 3 प्रकार के तरह के संरक्षण प्राप्त है। ये पहला पॉइंट था हमारा, संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है। कौन कौन सा? तो नंबर 1 में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में किसी भी व्यक्ति की अगर जो है किसी भी व्यक्ति का अगर जो मौलिक अधिकार है उसका हनन होता है तो वो कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा क्या हो सकता है? इनका जो है निलंबन कौन कर सकता है? तो निलंबन जो है वो कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अब ये राष्ट्रपति कब कर सकता है? वो भी कब? जब आपातकाल की स्थिति होगी साथियों। तो तीसरा क्या है कि इनमें जो है परिवर्तनीय है, यानी संसद जो है इनकी में परिवर्तन कर सकती है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में हमने संसद के बारे में जाना था कि संसद जो है वो किस तरह से इसका परिवर्तन कर सकती है। विशेष बहुमत के द्वारा जो है संसद इसका परिवर्तन कर सकती है। ये कैसे? असीमित है। असीमित यानी इनको घटा सकती है और बढ़ा सकती है। ठीक है, यानी क्या कर सकती है? जब उसको लगता है कि कटौती की जाए, फंडामेंटल राइट जो है उसमें कटौती की जाए या युक्ति के हिसाब से उसमें परिवर्तन जो है वो किया जाए तो उसमें जो है परिवर्तन कर सकते हैं साथियों। किसमें? फंडामेंटल राइट। ये हमने कल देख लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है आज का वो क्या है कि जो प्रकृति है इसकी कैसी, फंडामेंटल राइट्स जो है उसकी प्रकृति कैसी? नकारात्मक। ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि कैसी प्रकृति का है साथियों। तो जो मौलिक अधिकार हैं, जो भारत में मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो कैसी प्रकृति के हैं? तो ये जो है किसके हैं? नकारात्मक प्रकृति के हैं। कैसे हैं साथियों? नकारात्मक प्रकृति के। तो पहला पॉइंट है कि ये जो है किस तरह के। थर्ड पॉइंट है साथियों, कौन सा? 2 पॉइंट हम कल देख चुके थे। थर्ड पॉइंट, जो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार हैं वो नकारात्मक प्रकृति के हैं। मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं। नकारात्मक प्रकृति के साथियों मतलब कैसा है? एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है कि आर्टिकल 14 साथियों क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि कोई राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति को विधि के सक्षम समानता और संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? वंचित नहीं करेगा। साथियों क्या है? राज्य किसी भी व्यक्ति, अब देखिए सेंटेंस को समझिए, यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये आ रहा है वंचित नहीं करेगा। सेंटेंस में क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। ये जो वाक्य यूज़ किया गया है साथियों वो कैसा है? निगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के सक्षम, समानता, संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो जो फंडामेंटल राइट है उसकी प्रकृति जो हमारे संविधान में है वो कैसी मानी गई साथियों? नेगेटिव प्रकृति के माने गए, नकारात्मक प्रवृत्ति के। तो आपके क्वेश्चन में अगर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो भारत के मौलिक अधिकार हैं वो किस प्रकृति के हैं, तो आप किसको टिक मारेंगे? मेजॉरिटी में साथियों। किसमें? मेजॉरिटी में। अधिकतम जो है वो नकारात्मक प्रकृति के हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी जो है वो नकारात्मक प्रकृति के हैं, कुछ जो है वो सकारात्मक भी हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 की, आर्टिकल 16
का फर्स्ट, आर्टिकल 16 का फर्स्ट क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब देखिए, अब ये देखिए ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, तो ये कैसा है, ये हमारा लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी जो भर्ती आएंगी उसमें नियोजन में कैसे होना चाहिए, तो वो कैसे होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, यानी उनमें सबके लिए क्या है, इक्वालिटी दी जाएगी। तो स्टेटमेंट कैसा है, ये सकारात्मक स्टेटमेंट है, लेकिन ये कैसा है, नकारात्मक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि अधिकतर जो मौलिक अधिकार है वो किस तरह के हैं, तो नकारात्मक प्रकृति के मानेगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 19 का 1, तो 19 का 1 क्या कहता है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये भी कैसा है साथियों, तो ये भी हमारा क्या है, तो ये भी हमारा कैसा है, तो ये भी हमारा सकारात्मक है। इसी तरह से अगर हम आर्टिकल 21A की अगर हम बात करते हैं, 21A इसमें क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, ठीक है। तो अधिकतर जो है वो कैसे हैं साथियों, वो नकारात्मक हैं। अधिकतर जो है, अभी हम जब डिटेल चर्चा करना शुरू करेंगे, जो हमारे जो टॉपिक है मौलिक अधिकारों का, अभी हम तो आर्टिकल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी इसके महत्व क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो महत्व में हमने जो देखा कि जो अधिकतर हैं वो कैसे हैं, निगेटिव हैं। यहाँ पर ये मैंने बता रखे हैं आपको कि कुछ जो हैं वो जो सकारात्मक भी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अधिकतम नकारात्मक प्रकृति के हैं, कुछ सकारात्मक भी हैं, कुछ कैसे हैं, कुछ सकारात्मक भी हैं साथियों। कैसे हैं, तो कुछ हमारे कैसे हैं, सकारात्मक भी हैं, तो कुछ कैसे हैं, सकारात्मक। तो फंडामेंटल के जो ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन वो कैसा है, नकारात्मक प्रकृति, यानी सेंटेंस जो है साथियों वो क्या है, वो नकारात्मक प्रकृति के हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखना चाहें तो क्या होता है साथियों, पॉइंट नंबर 4, इसको रफ कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं साथियों, किसकी, पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि अधिकतर जो है क्या, अधिकतर जो है फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो किसके, राज्य के प्रति या राज्य के खिलाफ होते हैं, किसके, राज्य के खिलाफ होते हैं। तो फंडामेंटल राइट अधिकतर या अधिकतम कर लीजिए, अधिकतम राज्य के प्रति राज्य के प्रति विरुद्ध हैं या राज्य के खिलाफ हैं, ऐसा कर लीजिए, राज्य के खिलाफ हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है साथियों कि राज्य के खिलाफ है, यानी किसके हक में है, तो ये नागरिक के हक में है। किसके हक में, नागरिक के हक में। अगर राज्य कोई भी किसी भी तरह से किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करती है तो वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी ये राज्य व्यक्ति को शक्ति देते हैं, ये किसके लिए, नागरिक के लिए हैं। ये नागरिक को पावर देते हैं कि तुम्हें जो है तुम्हारे ये अधिकार हैं और इस अधिकार के हिसाब से तुम्हें जो है अपनी देश में जो है अपनी दैनिक जीवन जो है उसको गुजारना। तो साथियों क्या करती है ये राज्य की शक्तियों को सीमित करता है। क्या करता है, राज्य की फंडामेंटल राइट जो होता है वो राज्य की शक्ति को क्या करता है, सीमित करता है। यानी उसके ऊपर क्या लगाता है, कंट्रोल। जो राज्य की शक्ति है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यानी ऐसा नहीं है कि राज्य जो चाहे वो कर सकता है किसी भी व्यक्ति के साथ में, उसके लिए नहीं। संविधान ने कुछ जो है फंडामेंटल राइट दे रखे हैं हमें कि तुम जो राज्य सरकार है, जो राज्य है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। उसकी भी एक हद है, एक लिमिट है, वो लिमिट में रहकर काम करेगा। जो व्यक्ति है उसके ऊपर या नागरिक है उसके ऊपर किसी भी तरह का जुल्म या अत्याचार नहीं होगा, उसके अधिकारों का हनन नहीं होगा। अगर हनन होता है तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग वो कहाँ जा सकता है, वो जा सकता है
सुप्रीम कोर्ट, तो ये क्या कहता है कि राज्य की अधिकतम जो राय है वो किसके खिलाफ है, वो राज्य के खिलाफ है, और राज्य की शक्तियों का क्या करता है, राज्य जो है शक्ति की को सीमित करता है। तो किसके पक्ष में आते हैं, ये व्यक्ति के। तो कुछ अपवाद अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ व्यक्तियों के खिलाफ भी हैं, किसके, व्यक्तियों के खिलाफ। अगर अपवाद की बात करते हैं, इसमें क्या है अपवाद अपवाद क्या है साथियों, वो कहता है कि कुछ जो है राज्य के साथ साथ व्यक्ति के खिलाफ भी हैं, कुछ राज्य के साथ साथ व्यक्ति के खिलाफ भी हैं, व्यक्ति के खिलाफ, क्या दोस्तों, व्यक्ति के खिलाफ। अब व्यक्ति के खिलाफ कैसे, जैसे आर्टिकल 17 साथियों, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल साथियों, तो आर्टिकल 17। अब आर्टिकल 17 ये क्या कहता है कि राज्य के तो खिलाफ है ही, साथ ही साथ क्या आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत अस्पृश्यता का अंत क्या है साथियों, अस्पृश्यता का अंत। यानी क्या है कि साथियों अगर कोई व्यक्ति भी इस तरह के खिलाफ यानी इसका जो है उल्लंघन करता है, किसी के साथ छुआछूत करता है, किसी के साथ बैठता नहीं उठता नहीं, या किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे भोजनालय या में खाना जाता है तो खाना खाने से वहाँ पर मना करवा देता है, या फिर किसी भी जो धार्मिक स्थान होते हैं या सार्वजनिक जो सरकार के राज्य के अंडर में आते हैं उन स्थानों पर जाता है, तो वहाँ पर क्या, तो अगर उसके साथ अस्पृश्यता की जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, इस आर्टिकल का उल्लंघन होगा। यानी ये क्या है कि कुछ व्यक्ति के साथ भी जो है ये जो है खिलाफ भी है। जैसे कि प्राइवेट कंपनियां, किसी अगर कोई प्राइवेट कंपनी है किसी जॉब देने से वो मना करता तो वो व्यक्ति अस्पृश्यता का अंत में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है कुछ व्यक्तियों के खिलाफ भी है। जैसे अगर आर्टिकल ये हो गया हमारा, क्या हो गया आर्टिकल, इसमें क्या हो गया आर्टिकल हमारा 17 हो गया। इसी तरह से आर्टिकल हमारा कितना हो गया, आर्टिकल 50 का 2 हो गया, 15 का 2 हो गया। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम देख सकते हैं जो कि राज्य के खिलाफ होते हुए भी किसके खिलाफ है, व्यक्ति के खिलाफ भी है। यानी उनको व्यक्तियों के साथ में भी भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने कोई भोजनालय बनाया और मैंने लगा दिया किसी के फला जो है धार्मिक लोगों का यहाँ आना मना है, तो मैं एक निजी कंपनी हूँ तो निजी कंपनी के लिए भी ये लागू होगा, या मैं एक निजी व्यक्ति हूँ तो उसके लिए भी ये लागू होगा कि आप जो है इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हो। यानी अस्पृश्यता का अंत, यानी कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ राज्य के भी हैं, साथ साथ होने के साथ साथ किसके लिए, व्यक्ति के लिए भी बनाए गए हैं कि वो व्यक्ति के खिलाफ भी हैं। अगर व्यक्ति भी कुछ इस तरह का उल्लंघन करता है तो उसको क्या होगा, कानूनी जो है सजा का वो अधिकार हो दिया जाएगा। ठीक है, तो अपवाद में क्या है, राज्य के साथ साथ व्यक्ति के खिलाफ भी हैं ये। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि कुछ जो है वो नागरिकों को दिए गए और कुछ जो है वो किसको दिए गए, विदेशी नागरिकों की, यानी विदेशी नागरिकों को भी दिए गए। अब फंडामेंटल ऐसा तो नहीं है सिर्फ नागरिकों को दिए गए, कुछ जो होते विदेशी भी यहाँ पर आकर क्या है रह रहे होते हैं, विदेशी भी यहाँ पर रह रहे होते हैं। जैसे कुछ अपने यहाँ के जो होते हैं वो सऊदी में वर्क करते हैं, अमेरिका में वर्क करते हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए क्या, वहाँ के संविधान ने जो उनको कुछ मौलिक अधिकार दिए कि उनके लिए क्या अधिकार है कि सरकार जो है अगर उनके ऊपर अत्याचार करती है या किसी भी तरह कोई पाबंदी लगाती है तो उनके क्या अधिकार हो सकते हैं। इसी तरह से भारत में कोई विदेशी आते हैं तो विदेशी आते हैं जैसे नेपाल के, जापान के, भूटान के, ये सटी हुई सीमाओं के रहने वाले लोग जो हैं वो आते हैं, या किसी भी ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी देश से अगर जो है वो आते हैं तो उनके क्या अधिकार है। ऐसे तो नहीं है वो आएंगे तो उनके अपने हिसाब से मनमानी करेंगे या फिर उनको जो है हम जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे, नहीं, उनके लिए भी एक विशेष प्रावधान, कुछ जो है विशेष प्रावधान किए गए। भारतीयों के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान जो कि हम देख ही रहे हैं। तो भारतीयों के लिए इसमें क्या है कि कुछ जो है वो कुछ फंडामेंटल राइट जो है वो किसको दिए गए, तो नागरिकों को भी दिए गए और गैर नागरिक बोले तो विदेशी लोग। ठीक है साथियों, तो गैर नागरिक यानी विदेशी। तो कुछ जो फंडामेंटल राइट है वो किसके लिए हैं, विदेशियों के लिए भी हैं, और कुछ जो है वो नागरिकों के लिए भी। तो पॉइंट नंबर 5 की अगर हम बात करें, किसकी, पॉइंट नंबर 5 की, क्या है, कुछ फंडामेंटल राइट, कुछ जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, वो नागरिक, कुछ फंडामेंटल राइट जो है वो नागरिक तथा विदेशी दोनों के लिए हैं। फंडामेंटल राइट नागरिक तथा विदेशी, कुछ फंडामेंटल राइट, कुछ ही लिख लीजिए साथ ही, क्या लिख लीजिए, कुछ फंडामेंटल राइट, कुछ फंडामेंटल राइट किसके लिए, नागरिक तथा विदेशी दोनों के लिए हैं।
6 दिए। ठीक, जैसे अगर हम बात करते हैं कौन कौन से फंडामेंटल जो है वो भारतीय नागरिकों को मिले हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं भारतीयों के लिए, भारतीयों के, तो भारतीयों को कौन कौन से दिए गए साथियों? भारतीयों के लिए अगर हम बात करते हैं कौन कौन से, जैसे 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, यानी आर्टिकल 15, 16, ठीक है। और उसके बाद हमारा हो जाता है 15, 16, 19, 29 और 30। साथियों कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29। ये जो हमारे जो आर्टिकल हैं, ये किसके लिए हैं? ये आर्टिकल हमारे सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए, यानी आर्टिकल 15 ये सिर्फ भारतीयों के लिए है, ठीक है। 19, 16 ये भी सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, 19 ये भी भारतीयों के लिए है। स्वतंत्रता का बोलने का अधिकार, जो कि हमारा 19वां आर्टिकल कहता है क्या? बोलने का अधिकार, ठीक है। रहने का, घूमने का, ट्रैवल करने का, वो सब हम इसमें देखेंगे आर्टिकल 19 में क्या क्या आता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में जो है अवसर की समानता का अधिकार, तो ये भी किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है, यानी 15, 16, 19, 29 आर्टिकल जो है वो किसके लिए? भारतीयों के लिए। अब भारतीय प्लस विदेशी के लिए जो बचे हुए शेष जो बचे हैं, जितने भी बचे शेष बचे अब जितने भी शेष हैं वो किसके लिए हैं? भारतीय प्लस विदेशी, ये दोनों के लिए हैं, ठीक है। क्या है? भारतीय प्लस विदेशी जो बचे हुए अधिकार हैं वो किसके लिए हैं? तो भारतीय प्लस विदेशी जो है वो क्या है? दोनों के लिए अधिकार है, यानी जो कुछ फंडामेंटल राइट हैं वो विदेशियों के लिए भी हैं और नागरिकों के लिए भी। नागरिक यानी भारतीय या विदेशी दोनों के लिए। कौन कौन से भारतीयों के लिए? तो आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन मिल सकता है साथियों कि कौन सा अधिकार वो इसमें से दे देगा, कोई 3 ऑप्शन और एक ऑप्शन दे देगा, वो कोई मान लीजिए सपोज कीजिए 32 दे दिया, उसने वो कहेगा कौन सा अधिकार जो है वो विदेशी नागरिकों के लिए है, तो कौन सा अधिकार है? 32 विदेशियों के लिए भी है, भारतीयों के लिए भी है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है साथियों। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल जो है उसका महत्व के बारे में हमने 5वां पॉइंट। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। किसकी बात करेंगे? लास्ट पॉइंट की। फंडामेंटल राइट का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है? वो कहता है कि विधि का शासन, यानी विधि के शासन, जो फंडामेंटल राइट हैं वो क्या करते हैं? विधि के शासन की स्थापना करते हैं। विधि का शासन जो होता है उसकी स्थापना करते हैं। साथियों क्या करते हैं? विधि के शासन की स्थापना करते हैं। तो फंडामेंटल राइट का जो 5th पॉइंट 6th पॉइंट है वो क्या है साथियों? विधि के फंडामेंटल राइट, विधि के शासन की स्थापना करता है, ठीक है। यानी विधि के हिसाब से ही काम होगा, जो सरकार चाहेगी वैसे नहीं, जो विधि है बनी हुई उसी के हिसाब से जो देश वो चलेगा, उसी के हिसाब से जो है लोगों को या जनता को क्या होगा? उसके अधिकार दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो है शासन करने की जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी मर्जी से जो है शासन नहीं कर सकता, उसको जो है विधि के अनुसार ही शासन करना होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या करते हैं? लोकतंत्र की स्थापना भी करते हैं, कि जो है फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो राजनीतिक लोकतंत्र की, फंडामेंटल राइट राजनीतिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। अब राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब क्या है साथियों? तो 3 चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पर। क्या? एक तो पहला समानता होना चाहिए, भाई इसमें क्या है? लोकतंत्र में समानता, ठीक है साथियों। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता होनी चाहिए। और तीसरा क्या है? स्वतंत्रता, समानता और न्याय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्याय। तो यह होगा राजनीतिक लोकतंत्र, यानी फंडामेंटल राइट जो है वो इतने सारे काम हमें करके देते हैं। हमारे संविधान में जो है वो ये सब के बारे में बताते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना फंडामेंटल राइट के द्वारा की जा सकती है, और फंडामेंटल राइट जो होते हैं विधि के शासन की भी स्थापना करते हैं। परिवर्तनीय है, न्यायालय बिल्कुल। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है वो राष्ट्रपति इनको क्या कर सकता है? खारिज कर सकता है। लेकिन कुछ आर्टिकल जैसे 21, आर्टिकल 20 इनको खारिज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये कौन से आर्टिकल हैं? ये हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आपको किसी भी हाल में जीना होगा, ये अधिकार हैं आप। और दूसरी बात की जो एक और पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए साथियों। यहाँ पर ख़ास बात यह है, जो फंडामेंटल भारत के जो फंडामेंटल राइट हैं उसमें ख़ास ये बात यह है कि कोई भी नागरिक, कौन साथियों? नागरिक जो है इन अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। किन किन अधिकारों का? जैसे 8 नंबर है 21, और फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 21
अनुच्छेद 21, 20 और 21 का त्याग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जीवन जीने के अधिकार हैं साथियों। किसके? जीवन जीने का अधिकार के बारे में बताता है कि आपको कंडीशन कैसी भी हो आपको जीना होगा। ऐसा नहीं है कि वो सोचे मैंने फंडामेंटल राइट का त्याग कर दिया और मैं अपनी जो है अपने हिसाब से चाहे सुसाइड करूं चाहे कुछ भी करूं। नहीं, आपने देखा होगा अगर कोई भी व्यक्ति सुसाइड करता है या आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो उसके लिए क्या करता है कि कानून जो है सज़ा का प्रावधान भी करता है। आपको जीना है, ठीक है, आप जीना, आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं है, किसकी है? तो राज्य के हिसाब से आप चलोगे, राज्य के हिसाब से आपको अधिकार, फंडामेंटल राइट दिया गया है कि आप जियो और राज्य के लिए कुछ ना कुछ करो। तो इस तरह से जो फंडामेंटल राइट है 20 एवं 21 आप इनका त्याग नहीं कर सकते हो, ठीक है साथियों। तो यही था फंडामेंटल राइट्स का हमारा महत्व। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। किसकी साथियों? आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद की। कि जो आर्टिकल है एक बार थोड़ा समझ लीजिए कि जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है किसके, भारत में जो विधि जो कानून है, जो संविधान है, उसमें हमें फंडामेंटल राइट कहाँ दिए गए? तो भाग 3 में जो दिए गए साथियों। कहाँ से दिए गए? भाग 3 में। हम लिख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। जो हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक, थोड़ा सा समझ लीजिए, मौलिक अधिकार जो मौलिक अधिकार है साथियों, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 तक है। कितने हैं? 12 से, अनुच्छेद 12 से पहले भाग लिख लीजिए। मौलिक अधिकार जो हैं वो कहाँ से क्या है? तो पहले तो एक ये लिख लीजिए कि ये कहाँ से लिए गए? तो यूएसए के संविधान से। बार बार क्वेश्चन पूछता है साथियों, हर एग्जाम में लगभग यही पूछता है कि यूएसए के संविधान से या किस देश के संविधान से जो है मौलिक अधिकार लिए गए। तो आप लिखेंगे क्या? यूएसए के संविधान से। दूसरा पॉइंट क्या है? क्या इसी कौन से भाग में रखे गए? तो भाग, अपने संविधान के भाग 3 में यानी भाग 30 में। और इस भाग 3 को क्या कहा गया? इसको मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्या कहा गया? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। फिर इसके बाद ये कहाँ से, कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है? तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो आर्टिकल जो होता है वो हमारा कौन सा है? आर्टिकल 12 से लेकर के कहाँ तक? 35 तक। 12 से लेकर के 35 तक। अब 12 से 35 तक इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 12 और 13 को अलग कर दिया है, और बाकी जो है हमारे कहाँ से? 14 से लेकर के 35 तक ये अलग है। ये हमारे जो है संविधान के अधिकार के बारे में बताता है। कौन? अधिकारों के बारे में कौन बताता है? तो अधिकार के बारे में बताता है क्या? ये जो आर्टिकल हैं ये अधिकारों के बारे में बताते हैं। और ये जो आर्टिकल हैं 12 और 13 जो आर्टिकल हैं साथियों, 12 और 13 ये बताते हैं राज्य के बारे में। किसके बारे में? राज्य के बारे में, कि राज्य क्या है वो अभी हम देखने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 12 को आज हम पढ़ेंगे, पूरी तरह से डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल 14 से लेकर हमारा जो 14 से लेकर 35 तक है वो क्या है? ये अधिकारों के बारे में बताते हैं। और जो ये है ये हमारा 12 और 13, तो 12 और 13 जो होता है वो हमारा किसके बारे में बताता है? राज्य के बारे में। तो अधिकार तो आपको ये बात चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार होते क्या हैं ये भी सोच लीजिए, समझ लीजिए। जो मौलिक अधिकार होते हैं किसी भी व्यक्ति के नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक विकास के लिए जो अधिकारों की जरूरत होती है उनको क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। कहाँ से लिए गए? तो यूएसए के संविधान से इनको लिया गया है। कौन से भाग में रखे गए? भाग 3 में रखा गया है। और इस भाग को क्या कहा गया? तो भाग 3 को का जो है उसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक संविधान को जो है अनुच्छेद हैं इनको क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद 12 इसको 2 पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया गया। 12 और 13 आर्टिकल जो है उनको अलग कर दिया गया है। और 14 से लेकर 35 तक जो है वो अलग कर दिया गया है। 14 से लेकर 35 तक इसमें क्या है? अधिकार के बारे में बताया गया है। और जो 12 और 13 है उसमें राज्य के बारे में बताया गया है साथियों। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 12 है वो क्या कहता है। तो आर्टिकल 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा, आर्टिकल क्या है 12, वो राज्य की परिभाषा देता है कि राज्य एक्चुअल में है क्या। ये भारत मतलब किसके लिए है? एक तो हमने राज्य की परिभाषा जब देखी थी, जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने पॉलिटिका स्टार्ट किया था, तब हमने वहाँ पर भी राज्य की परिभाषा के बारे में जाना था। वहाँ पर हमने 4 चीज़ों के बारे में जिक्र किया था। क्या? एक तो लैंड होना चाहिए, दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सॉवरेन होना चाहिए, और एक और था, सॉवरेन हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट हो गया, ठीक। और एक क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन होना चाहिए साथियों। क्या? तो पॉपुलेशन। तो उसके हिसाब से हम राज्य उसको जो है किसी भी देश को देश कहेंगे या राज्य कहेंगे। अब सवाल यह है कि यहाँ पर जो राज्य है ये क्या है? तो जो यहाँ पर राज्य है वो इस भाग 3 और भाग 4 के हिसाब से बताया गया है कि जो राज्य है वो कौन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो अनुच्छेद 12
ठीक। अनुच्छेद 12 इसमें क्या है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, परिभाषा साथियों क्या है, राज्य की परिभाषा। अब इस राज्य की परिभाषा में हम क्या चीज़ ले सकते हैं, तो 4 चीज़ें हम ले सकते हैं। क्या क्या हो सकती है साथियों के राज्य की परिभाषा में क्या हो सकता है, तो एक तो हम ले सकते हैं केंद्र सरकार, केंद्र सरकार और संसद, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, राज्य है। ये राज्य की परिभाषा, यानी इसमें क्या है, राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्य कौन कौन है, कौन कौन राज्य के अंडर में आता है या कौन कौन जो है राज्य है। तो इस तरह से हम जो है राज्य की यानी केंद्र सरकार और उसके बाद जो है संसद है उसको हम क्या कह सकते हैं सॉरी राज्य कह सकते हैं। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, प्रांत की सरकार है जो है, जैसे प्रांतीय सरकार है, प्रांतीय सरकार है, ठीक है साथियों। तो ये भी क्या है, हमारी राज्य है, प्रांतीय सरकार है, जैसे विधानमंडल या विधानमंडल साथियों क्या है, विधानमंडल, ठीक है। तो क्या पहला केंद्र सरकार, दूसरा संसद, केंद्र सरकार और संसद, प्रांतीय सरकार और विधानमंडल। अब तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, स्थानीय सरकार। पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार जैसे नगर निगम, नगर परिषद, ठीक है, नगर निगम। स्थानीय संस्थाएं लिख लीजिए इसको, स्थानीय निकाय लिख लीजिए, स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, नगर परिषद, नगर निगम, क्या है साथियों, नगर निगम। एक चौथा और 4 पॉइंट जो है वो क्या आ सकती हैं, वो आ सकती हैं संस्थाएं, संस्थाएं यानी जो अंडर में काम करती हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कुछ प्राधिकारी, कुछ प्राधिकारी। अब कुछ प्राधिकारी क्या, कौन से, तो वो अधिकारी जिनको आदेश देने का अधिकार होता है साथियों, क्या आदेश दे, विधि बनाने का अधिकार होता है, या एक जो उनका आदेश ही होता है वो जैसे हमारे IAS, जैसे क्या IAS, PCS, ठीक है, DA, ये सब जो होते हैं ये सब क्या है, अन्य प्राधिकारियों में आ जाते हैं। तो कहता है कि कोई भी राज्य की परिभाषा क्या है, तो राज्य की परिभाषा में आ गया केंद्र सरकार, आ गया संसद, आ गया प्रांतीय सरकार, आ गई विधानमंडल, आ गया न्याय। इसमें क्या होता है कि जो आदेश देता है, जो आदेश जिसका आदेश, ऐसे लिख लीजिए, जिसका आदेश विधि के सक्षम हो, जिसका आदेश विधि के समान हो, जिसका आदेश विधि हो, विधि के समान या विधि हो, विधि के समान हो, ठीक है, वो अधिकारी, ठीक है, वो प्राधिकारी कौन से होते हैं, तो वो अधिकारी होते हैं जिनके आदेश क्या होते हैं, विधि के समान होते हैं। तो इसमें ये हो गया हमारा केंद्र सरकार, संसद, प्रांतीय सरकार, विधानमंडल, स्थानीय सरकार है, नगर निगम, नगर परिषद। अब कुछ जो है जैसा कि कुछ इसमें हमारा आ गया, कुछ अन्य संस्थाएं भी आती हैं। संस्थाओं में हम देख लेते हैं, जैसे संस्थाएं की अगर हम बात करते हैं तो संस्थाएं कौन कौन सी, जैसे ONGC हो गया हमारा, ठीक है, NPCIL, ONGC, सेल हो गया हमारा, ONGC, NPCIL, सेल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, रेलवे बोर्ड, क्या है, रेलवे बोर्ड, ये सब क्या है, ये सब सरकार में आ रही है, सब क्या है, रेलवे बोर्ड हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरह से LIC, UPSC, BSNL, LIC, UPSC और यहाँ पर क्या है, जैसे हमारा BSNL। अब देखिए ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सरकार है, गवर्नमेंट। तो यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन जो है वर्क कर रहा है तो वो क्या होगा, राज्य, यानी ऐसा अधिकारी भी जो राज्य को, जो आदेश को पारित कर सकता है, आदेश दे सकता है अपने नीचे लेवल वर्क करने वाले अधिकारियों को, उनको क्या कहा जाएगा साथियों, तो उनको भी राज्य के अंदर यानी राज्य की परिभाषा में ही वो सब आएंगे, ठीक है। जैसे अपने यहाँ के क्षेत्र में कौन होता है, DM होते हैं, जिला लेवल पर। जरा आइए थोड़ा सा सोचिए,
डीएम है तो वो पूरे जिले को संभालता है, तो उसका आदेश क्या है, एक तरह से विधि है, तो वो क्या है, राज्य है। ठीक है, अगर वो किसी तरह का उल्लंघन करता है तो वो क्या कानून का उल्लंघन कर रहा है, या राज्य को नहीं मानने से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। ठीक है, तो स्थानीय सरकार जैसे कि हमारे पास ये हो गया। अब कुछ ये इसमें आपको इस तरह इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा साथियों, तो जो क्वेश्चन बनेगा वो सीधा सीधा बनेगा, वो कहेगा राज्य की एक ये बनेगा कि आर्टिकल 12 जो है वो क्या परिभाषित करता है, तो आर्टिकल 20 जो है राज्य को परिभाषित करता है, यानी राज्य के बारे में क्या करता है, बताता है। कहेगा कि राज्य क्या क्या है, ऑप्शन दे देगा 3 आपको। चौथा ऑप्शन हो सकता है कि इसमें से दिया हो या इसमें से दिया हो। कहेगा राज्य निम्न में से क्या राज्य है, तो राज्य क्या है, केंद्र सरकार या संसद राज्य है। ठीक है, प्रांतीय सरकार या विधानमंडल ये भी क्या है, राज्य है। ठीक है, स्थानीय सरकार या नगर निगम ये भी क्या है, राज्य है। कुछ मंत्री, कुछ जो प्राधिकारी IAS PCS, ठीक है, और इसी तरह के जो है क्या होते हैं हमारा BDO भी नीचे लेवल पे आ जाइए, तो इस तरह से क्या होते हैं ग्राम विकास अधिकारी, तो विलेज BDO साथियों। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं, ये सब क्या होते हैं हमारे, तो ये जो होते हैं ये सब हमारे किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे राज्य की परिभाषा में। अब कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं, ये तो हो गया, सेल हो गया, ONGC, NPCL, सेल, रेलवे बोर्ड, PCL, ये सब क्या है, ये सब हमारी जो है सरकार है, क्या है, राज्य है, सब क्या है, राज्य है। तो अब हम बात करते हैं क्या राज्य नहीं है। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या राज्य नहीं है, तो ये तो राज्य की परिभाषा के बारे में आपने जान लिया कि राज्य की परिभाषा होती है। अब यहाँ पर जानने की कोशिश कीजिए कि राज्य की क्या परिभाषा के अंतर्गत क्या नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है साथियों, तब पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं न्यायालय, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, या जिला स्तर के जो हमारे जो न्यायालय होते हैं वो भी क्या राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, जो राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं। राज्य की परिभाषा में या राज्य नहीं है, क्या है, राज्य नहीं है, राज्य नहीं है। तो अगर हम बात कर लेते हैं राज्य नहीं है, तो राज्य क्या नहीं है, तो हम बात करते हैं न्यायालय, क्या है, न्यायालय। अब हम बात करते हैं BCCI, ठीक है, तो ये क्या है, आप कहेंगे न्यायालय तो है लेकिन न्यायालय नहीं है। अगर न्यायालय को हम राज्य मान लेंगे, भाई राज्य क्या है, राज्य यानी जो सरकार जो कंट्रोल करता है किसके ऊपर, जो जनता के ऊपर जो कंट्रोल करता है उसके हिसाब से प्रशासन को चलाता है। अगर हम न्यायालय का काम क्या है, न्याय करना, किसी भी तरह का अपवाद होता है, किसी भी तरह का मतभेद होता है तो वो क्या करेगा, न्यायालय यानी उसके क्या करेगा, पुष्टि करेगा, यानी उसके संविधान के बारे में व्याख्या करेगा या विवाद को सुलझाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम न्यायालय को जो है राज्य नहीं मान सकते। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्या है साथियों, जो न्यायालय नहीं है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जैसे ICICI बैंक, ICICI बैंक, ठीक है, इस तरह से ICICI बैंक हो गया। NCERT हो गया हमारा, NCE यानी जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर हम कह सकते हैं, और सिर्फ न्यायालय को छोड़ के, क्योंकि ये तो हमारा जो संवैधानिक बॉडी है, बाकी जो है हमारी जो ये सब हैं, ये सब क्या है हमारे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लगभग है, ये सब क्या होते हैं, ये ज़्यादातर काय में आते हैं। तो ये हमारे सब के सब किस में आते हैं, तो ये राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं। तो साथियों इसको ध्यान रखना है। BCCI हो गया, ICI हो गया, बैंक हो गया, NCERT हो गया, ठीक है, और जो निजी विद्यालय होते हैं, क्या निजी विद्यालय, ये भी हमारे क्या है, ये राज्य नहीं है, क्या है साथियों, राज्य नहीं है। अच्छा, वो राज्य में वहाँ पर लिख लीजिएगा कि राज्य में क्या क्या आते हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर जो काम करने वाले जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं वो सब क्या आते हैं, राज्य में आते हैं, क्योंकि उनके पास भी पावर होती है, वो क्या कर सकते हैं, आदेश जारी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, तो राज्य में आते हैं क्या क्या, हम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय की बात कर सकते हैं। और जो राज्य नहीं है, निजी विद्यालय यानी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट विद्यालय, वो राज्य में नहीं आते, ठीक है। NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT राज्य में आता है नहीं, लोग सोचेंगे राज्य में आता है, लेकिन वहीं गलत हो जाएगा, राज्य में नहीं आता है। ICICI बैंक राज्य में नहीं आता। न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट, अपवाद के वो बहुत मतभेद होता है इसमें कि राज्य न्यायालय है या नहीं है, तो राज्य क्या है, न्यायालय नहीं है, ठीक है। तो साथियों आपको आर्टिकल 12, ये आर्टिकल 12 में हमें जो है दिया गया है। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं साथियों। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें साथियों, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ,
ताकि वो भी संविधान या जो भी हमारे चैनल पे जो भी लेटेस्ट वीडियो मिल रही हैं आपको उससे जो है नॉलेज ले सके। धन्यवाद साथियों।